आज शो में हम दिखाएंगे कि कैसे ईरान और अमेरिका फिर से एक बार जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं, कैसे इन दोनों देशों ने पूरे वेस्ट एशिया के भविष्य को आग में झोंकने की तैयारी कर ली है। क्यों कहा जा रहा है कि ईरान की चुनी हुई सरकार बनाम IRGC का मुद्दा फिर से गर्म हो रहा है। दिखाएंगे यह भी कि किसके पास है ईरान में असली ताकत। वॉर रूम में हम एक और मोर्चे की जंग पर अपने संवाददाता के साथ आपको लिए चलेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग, एक तरफ POJ के और बलूचिस्तान में लगातार प्रदर्शन और हमले जारी हैं और उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के नागरिक इलाकों पर हमले कर रहा है। लेकिन तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तैयारी कर रखी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ईरान से हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान अमेरिका युद्ध के पहले दिन जिस जगह हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की जान गई थी, वहां से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की यह रिपोर्ट देखिए। अयातुल्ला अली खामेनेई का दौर। आज तक पहुंचा वहां जहां बीता ईरान के सुप्रीम लीडर का अंतिम पल। आज तक की टीम इस समय मौजूद है उस जगह पे, उस घर पर जो पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का घर हुआ करता था, जहां पर उनकी हत्या की गई। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, दरअसल आप देखें इसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया। पीछे जो इमारतें देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो उनको नुकसान पहुंचा था। सारी इमारतें आसपास की बम्बारमेंट किया गया था और कहा जाता है कि न सिर्फ एक इमारत को बल्कि मल्टीपल आसपास की जो भी इमारतें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। इस पूरे इलाके से डिब्रीज को या फिर उनको चीज़ों को हटा दिया गया। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर जहाँ पर गेट लगाया गया है, ये वो पूरा कंपाउंड था जहाँ वो अपने परिवार के साथ उस समय रह रहे थे। उनका ऑफिस भी वही था और अभी यहाँ पर लोग उनकी दुआओं के लिए उनको याद करते हुए, अगर आप देखें बच्चे भी आपको नजर आएंगे, महिलाएं भी याद हैं, रो रहे हैं आप अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए। और इस समय के ताज़ा हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग गमज़दा हैं। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ पूरे के पूरे ईरान का शासन तंत्र ही लगभग खत्म हो गया। लेकिन अली खामेनेई की मौत ने ईरान को वो हौसला दिया जो आज भी अमेरिका को परेशान कर रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अहम बातचीत के लिए ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गए हैं। उधर अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने जहाजों पर हमले नहीं रोके तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पिछले कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरानी सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच ओमान सुरक्षित समुद्री आवाजाही को लेकर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। क्यों ईरान ने तोड़ दिया समझौता? क्या अब ईरान को अमेरिकी कार्रवाई का भी डर नहीं? कैसे बार बार अमेरिका को चुनौती दे रहा है ईरान? कब और कैसे बहेगा हॉर्मुज का पानी? ईरान तय करेगा। Everything's gone. Their leaders are gone. They had leaders, they're gone, and they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act. सवाल है क्या फिर से शुरू हो रहा है अमेरिका ईरान युद्ध? क्या हुआ MOU के उस क्लॉज का जिसमें लिखा था कि 60 दिनों तक हॉर्मुज खुला रहेगा? نفتش امریکایی
در محدوده شمال خلیج فارس. युद्ध विध्वंसक है, विनाशकारी, युद्ध संहारक है, युद्ध घातक है, युद्ध प्रलयंकारी है। लेकिन युद्ध आखिर युद्ध है, युद्ध कूटनीति है, युद्ध काल है, युद्ध खेल है। इसीलिए कूटनीति में युद्ध को राजनीति जारी रखने का एक हिंसक साधन बताया गया है और शायद ईरान अब इसी साधन का उपयोग उस असाध्य को साधने के लिए कर रहा है। युद्ध को रणनीतिकार कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ ने वॉर इज अ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स कहा है और यही ईरान अब कर रहा है। एमओयू होने के 21 दिन के अंदर ही ईरान ने उसको तोड़ दिया। अब तक ईरान अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन क्या ओमान के क्षेत्र में चल रहे जहाजों पर हमला भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ईरान संयुक्त राष्ट्र के मानकों को भी मानने से मना कर रहा है। अमेरिका की आपत्ति है कि ईरान अकेले हॉर्मूज के समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया है कि ईरान की ओर 1000 मिसाइलें पहले से लॉक्ड एंड लोडेड हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने का प्रयास करता है तो अमेरिका पूरे ईरान को तबाह कर देगा। इस बयान के बाद वेस्ट एशिया में तनाव और बढ़ गया है। वेस्ट एशिया एक बार फिर बम के धमाकों और बारूद के धुएं से घिर गया है। स्विट्जरलैंड की वादियों में जो अमन और शांति का वादा हुआ था उसे ईरान ने पलक झपकते हवा में उड़ा दिया। मामला एक बार फिर आकर फंसा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि शांति समझौते जैसा अब कुछ बचा नहीं। It's a very interesting question. To me, I think it's over. नेटो समिट के समापन पर बोलते हुए यूएस प्रेसिडेंट जब ये कह रहे थे, उससे पहले ही ईरान ने बता दिया था कि उसके लिए एमओयू का क्या मतलब है। सवाल उठता है कि आखिर ये लड़ाई फिर से क्यों भड़की? आखिर ईरान ने क्यों हमला कर दिया ओमान के क्षेत्र से निकल रहे जहाजों पर? क्या अब ईरान मन बना चुका है कि हॉर्मूज के संपूर्ण इलाके पर उसी का कंट्रोल चलेगा? दरअसल एमओयू के क्लॉज 5 के तहत ईरान ने वादा किया था कि वो 60 दिनों तक पर्शियन गल्फ से ओमान की खाड़ी के बीच कमर्शियल जहाजों को सेफ पैसेज देगा और कोई टैक्स या चार्ज नहीं वसूलेगा। लेकिन दावा है कि इस वादे की मियाद पूरी होने से पहले ही ईरान अपनी बात से पलट गया, जिसके बाद ट्रंप ने भी कह दिया एमओयू खत्म हो चुका है। Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मूज जल मार्ग में 2 बड़े टैंकरों पर मिसाइल हमले किए। पहला हमला ओमान के लीमा तट से केवल 8 नॉटिकल माइल दूर कतर की गैस ले जा रहे टैंकर पर हुआ और दूसरा सऊदी अरब के तेल टैंकर पर। अगले ही दिन 7 जुलाई को एक और अज्ञात टैंकर पर ड्रोन से हमला कर दिया गया। इस जगह हमला हुआ वो जल क्षेत्र ओमान का है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर ओमान का नियंत्रण और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ लागू होते हैं। तो फिर ईरान ने ओमान की संप्रभुता पर प्रहार क्यों किया?
There is a very simple line in Strait of Hormuz. Either you coordinate with the Iranian officials to pass through the Strait of Hormuz, or there would be some attacks or some, let's say, measures taken against allowing ships to pass through the waterway. And that's something that has been mentioned in the MOU as well. ईरान और खासकर IRGC को लगता है कि चाहे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दस्तखत हुआ, उसमें 5वें बिंदु के ऊपर 60 दिन के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए इजाजत है, क्योंकि उनकी तरफ माइंस होने के कारण यूएसए ने यकीन किया है कि सारा जो शिपिंग है, जितना भी नेविगेशन है, वो ओमानी पानी के बीच से गुजर सकता है। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं IRGC को खा रहा है। ये तो ओमान की तरफ से पूरा का पूरा शिपिंग तकरीबन 70 to 80% रिस्टोर हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि ईरान ने इस तरीके से हरकत की, और जिस प्रकार से उन्होंने 3 शिप्स जो वो भी सऊदी अरेबिया के उसमें शामिल, कतर के शामिल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है खा रहा है ईरान को, कि उसका वजूद खत्म हो रहा है। ईरान के हमले ने अमेरिका और ईरान के साथ साथ फिर से पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। No, I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार साइट्स और एंटी-शिप मिसाइल ठिकानों समेत 80 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। बंदर अब्बास, सिरिक, रणनीतिक रूप से अहम केशम आइलैंड, यहां तक कि बुशहर के सैन्य ठिकाने अमेरिकी मिसाइलों से दहल उठे। यही नहीं, पहली बार ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया गया। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान पर फिर से कड़े ऑयल प्रतिबंध थोप दिए हैं। हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने भी कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के मीना सलमान कमांड सेंटर पर हमला कर दिया। तो सुमित चौधरी की रिपोर्ट आपने देखी। ये जो पूरा कार्यक्रम चला था, जहां पर जो अंतिम यात्रा थी ईरान की पूर्व सुप्रीम लीडर की, उसको कवर करके सुमित चौधरी लौट आए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, जिनसे ईरान को लेकर अगर आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि भारत के पत्रकार कम ही वहां पर आपको दिखते हैं। सुमित इससे पहले भी ईरान में कवरेज किए हैं। ये बताइए कि 60 दिन भी MOU नहीं चल पाया, क्या हो गया कि जो ओमान कह रहा है कि ओमान के वाटर्स हैं, वहां पर ईरान जाकर अटैक कर रहा है? देखिए श्वेता, आप तो कह रहे हैं 60 दिन, मुझे तो उम्मीद थी, पहले से उम्मीद थी कि 9 जुलाई से पहले ही ये टूट जाएगा, क्योंकि देखिए यूएस को अपने 250 साल की अपनी जो सेरेमनी थी वो पूरा करना था। ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण था उनके सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक करना, जो पिछले करीबन 125 दिनों से वो इंतजार कर रहे थे। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव क्लियर थे, और ये डेडलॉक हमेशा बना रहेगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका चाहता है कि 28 फरवरी से पहले की परिस्थिति बन जाए, जो ईरान अब बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि ईरान के लिए अब वो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गए। एक तो वो एक ऐसा नेचुरल वेपन बन गया है जिसका इस्तेमाल, जिसको हासिल करना ईरान के लिए कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है, वो कभी ईरान नहीं छोड़ेगा। दूसरा, उसका आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू ऐसे कि अगर आपको हर साल 2 बिलियन से ज्यादा का पैसा सिर्फ टैक्स और बाकी चीजों से मिल रहा है शिपिंग वहां पे गुजारने के लिए, तो आपके लिए बैठे बैठाए आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ईरान ये जानता है कि उसके लिए उसको किसी से मजबूर होने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये तो एक तो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज कुछ है, आपका ओमान से लगते हुए समुद्र का इलाका, जहां से अमेरिका कई शिप्स को वहां से गुजार रहा था, ये चीजें कैसे, मतलब ये ईरान का एक्चुअली क्षेत्र तो नहीं हुआ ना? देखिए, मैंने बिल्कुल, आपने जो सवाल मुझसे पूछा, यही सवाल मैंने ईरान के उन लोगों से पूछा जो उनके हुक्मरान या फिर आप कह सकते हैं उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में मौजूद है। उन्होंने एक बहुत स्पष्टीकरण के साथ एक बहुत 2 मुझे तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने मुझे दिया कि इस जो 1982 के अंदर या 1983 के अंदर जो संधि हुई थी इंटरनेशनल वाटरवेज को लेकर, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि ईरान उसमें पार्टी ही नहीं था। ये उनकी तरफ से कहा गया। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि जब वॉर में आप जाते हैं तो फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी उस पर लागू नहीं होती। ये ईरान के तर्क है। ईरान ये कहता है कि हम पर वो लागू नहीं होता, इसलिए हम मानते ही नहीं। तो अब ऐसे में अगर
यूएस हमें प्रेशराइज कर रहा है उन संधियों के लिए, उन शर्तों के लिए जो इस समय एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हम वो क्यों माने? तो ईरान का एक टूक ये कहना था, ये इलाका हमारा है, हमारा ही रहेगा, नियम हमारे होंगे, कानून हमारे होंगे और यहाँ पे से पैसे वसूलने की शर्त भी हमारी होगी। बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। सीधे तौर पर कहें तो ईरान और अमेरिका के लिए तो क्या खबर होगी, लेकिन दुनिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं। वॉर रूम में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे दुनिया के सामने शांति का मसीहा, पीस मीडिएटर बनने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान के गांव में बच्चों महिलाओं का कत्ल कर रहा है। बने रहिए हमारे इस वॉर रूम में।